जी, आज हम अपना ब्यूटी स्ट्रेटजी का एपिसोड लास्ट लेकर आए हैं, जहां पे स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो बैंक जियान होता है वो कॉन्सर्ट लिंक से बातें कर रहा होता है। कहता है कि देखो तुम्हें अभी उस राजा पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन हमें उसके ऊपर विश्वास करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, हमें उसके ऊपर विश्वास करना ही होगा। कॉन्सर्ट लिंक कहती है कि देखो क्या हुआ है ना, उसने मेरा विश्वास जीतने के लिए कॉन्सर्ट हुआन को बचाया और उसे यहाँ से वापस भेज दिया। उसे जान से नहीं मारा, सिर्फ नाटक किया था। तो मुझे उस पर विश्वास करने का मन तो कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि शायद उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बातों को अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अभी उस पर विश्वास करने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये लोग बातें करते हैं। आगे की सीन में हम महारानी को देखते हैं, जिनके पास उनका हिजड़ा जो होता है यूं चुवाकर बताता है कि महारानी, मैंने सुना है कि जो बैंक जियान यानी स्नो किंग है वो जाकर लिंक से कॉन्सर्ट लिंक से मिल रहा है। वो कहती है क्या बातें कर रहे थे वो लोग। तो वो कहता है कि हमारा मूवी काफी करीब नहीं जा पाया, इसलिए हमें उसके बारे में और उसके प्लान के बारे में कुछ पता नहीं चला। तो महारानी कहती है ठीक है, पता करो कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, और अगर वो लोग कुछ गलत करने की ट्राई कर रहे हैं तो उन लोगों को जान से मार डालो। जिसके बाद हम स्नो किंग को देखते हैं जो कि कॉन्सर्ट लिंक से बातें करते हैं। आगे हम देखते हैं कि बैंक जियांग लिंक से बातें कर रहा होता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, जैसे ये सब काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। लिंक कहती है कि लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सम्राट आ जाते हैं और महाराज आके बैंक जियांग जो होता है उसके ऊपर तलवार रख देते हैं उसके गले पे, और कहते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम मेरी पत्नी को पाने की चाहत कैसे रख सकते हो। लेडी लिंक कहती है कि महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये महाराज उसको इशारा करते हैं, कहते हैं कि देखो बाहर कोई सुन रहा है। लेडी लिंक ये सब देख लेती हैं तो कहती हैं कि महाराज, मैं स्नो किंग के बस बचपन में इन्होंने मेरी मदद की थी, इसीलिए मैं इनके साथ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं निर्दोष हूँ। जिसके वजह से महाराज कहते हैं अच्छा तुम निर्दोष है, इसका मतलब यह है कि स्नो किंग तुमसे प्यार करता है एक तरफा, है ना। तो यहाँ पे जो लेडी लिंक होती है वो कहती है कि महाराज आप ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन मैं निर्दोष हूँ। तो जिसकी वजह से महाराज कहते हैं कि मैं कैसे मान लो कि तुम निर्दोष हो। वो कहते हैं कि मुझे साबित करने के लिए क्या करना होगा। तो महाराज उसको होठ को छूते हैं और कहते हैं कि ठीक है तो फिर साबित करो इस तरीके से। और जो लेडी लिंक होती है उनके करीब जाती है किस करने के लिए, तो महाराज उसे रोक लेते हैं और फिर क्या करते हैं उसके हाथ में तलवार दे देते हैं। कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें सीधा रास्ता देता हूँ, एक काम करो स्नो किंग को जान से मार डालो, जिसके वजह से मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम मुझसे ही प्यार करती हो और स्नो किंग के लिए तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे जो मुखबिर सुन रहा होता है ना, वो वहाँ से तुरंत चला जाता है महारानी को खबर देने के लिए। यहाँ पे महारानी को जाकर बताता है तो महारानी कहती है कि क्या इसका मतलब यह है कि जो स्नो किंग है वो लेडी लिंक की चाहत रखता है, मतलब लेडी लिंक को प्यार करता है। महारानी मुस्कुराती है और मुखबिर से कहती है कि ठीक है तुम जा सकते हो। जिसके बाद से उनका जो हिजड़ा होता है कहता है कि महारानी, हमें स्नो किंग को कैद करना चाहिए और उसे प्रताड़ित करके पूछेंगे। महारानी कहती है नहीं रहने दो, इसमें तो मजा आने वाला है, मैं जाकर देखने वाली हूँ कि महाराज और कैसे स्नो किंग दोनों आपस में एक लड़की के लिए लड़ रहे हैं, ये तो अच्छा दिलचस्प होगा देखने में। जिसके बाद से हम महाराज को देखते हैं जो कि लेडी लिंक का जो हाथ में तलवार दी होते हैं वो स्नो किंग के गले में रख देते हैं और कहते हैं कि इसे जान से मार डालो, मैं तुम पे भरोसा करूंगा। लेडी लिंक कहती है कि महाराज अगर मैंने स्नो किंग को जान से मार दिया तो आपको पता है ना महारानी मुझे सजा देने वाली है। तो यहाँ पे महाराज कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, महारानी जब देखेंगे कि वो मेरी पत्नी को चुराने की कोशिश कर रहा था इसलिए हमने उसे जान से मार दिया, तो वो कोई भी सजा नहीं देने वाली है। अभी ये उसके गले पे तलवार रखा ही होता है, तभी हम देखते हैं कि महारानी यहाँ पे पहुंच जाती है और कहती है कि महाराज आप ये क्या करते हैं। महारानी कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बेटा कि अगर तुम स्नो किंग को जान से मार दोगे तो मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी। तो उनके जो बेटे होते हैं यानी महाराज होते हैं वो कहते हैं कि माँ मैं निजी मामलों में निपट रहा हूँ, कृपया आप इसमें मत आइए। तो महारानी कहती है बिल्कुल नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम स्नो किंग को छोड़ दो। जिसकी वजह से महाराज कहते हैं कि माँ आप एक दयालु औरत है और वहाँ से चले जाते हैं। जिसकी वजह से स्नो किंग भी कुछ दूर जाते हैं तो उनकी जो महारानी होती है उन्हें रोक लेती है, कहती है कि देखो ये मानव का विला है तो यहाँ पे तुम्हें आराम से रहना चाहिए, मतलब इतना ज्यादा उत्पात नहीं बचाना चाहिए। वो कहता है कि माफ कीजिएगा आगे से मैं वैसा ही करूंगा जैसा ठीक रहेगा। तो वो कहती है कि ठीक है, मुझे सुनने में आया है कि आप लेडी लिंक को पसंद करते हैं, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे लिए काम कीजिए और जब सब मामला निपट जाएगा तो मैं लेडी लिंक को आपको सौंप दूंगी। जिसके बाद से जो स्नो किंग होते हैं घुटनों के बल बैठ जाते हैं, कहते हैं कि धन्यवाद महारानी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। आगे की सीन में हम महाराज को देखते हैं जो कि लेडी लिंक को खींचकर कमरे में लाते हैं। लेडी लिंक कहती है कि महाराज क्या आप खुश हुए, आप संतुष्ट हुए, मैंने अच्छा प्रदर्शन किया ना। तो वो कहते हैं नहीं आपने अच्छा प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं किया और आगे से ध्यान रहे कि अगर आप स्नो किंग से दोबारा मिलने गई तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, मैं स्नो किंग को जान से मार दूंगा। तो यहाँ पे लेडी लिंक कहती है कि आप उसे नहीं मार सकते, मुझे अच्छे से पता है। वो कहते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें नहीं पता। तो वो कहती है कि आप प्रदर्शन करवा रही है क्या, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और आपको वैसे भी मेरे सामने चालू बनने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। तो महाराज उन्हें अपने करीब खींचते हैं और उनके लिप पे किस कर लेते हैं। जिसकी वजह से लेडी लिंक को गुस्सा आता है और उन्हें दूर करती है, एक थप्पड़ मारती है, कहती है कि महाराज आप क्या कर रहे हैं, मुझे खुद से नफरत करने पर और भी ज्यादा मजबूर ना करो। महाराज कहते हैं कि क्या नफरत, तुम मुझसे नफरत करोगी, और उसके करीब आते हैं। जिसके बाद से लेडी लिंक चाकू निकाल लेती है, कहती है कि अगर आगे बढ़े तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। जिसके बाद से महाराज उस चाकू को पकड़ के दूर फेंक देते हैं, मतलब वो जाकर एक दीवार में लग जाता है। जिसके बाद से लेडी लिंक कहती है कि आप क्या बकवास कर रहे हो, मुझसे दूर हो जाओ। जिसके बाद से महाराज जो होते हैं वो उससे दूर चले जाते हैं, मतलब वहाँ से उसे पिनक के वो क्या बोलते हैं गुस्सा होकर चले जाते हैं। आगे सीन में महारानी को देखते हैं जो कि कुछ किताबी पढ़ रही होती है। तो यहाँ पे इनका हिजड़ा आता है, पर्सनल हिजड़ा आके बताता है कि महारानी हमें लेडी लिंक के बारे में कुछ खबर मिली है, हमें पता चला है कि लेडी एन के आखिरी शब्द जो थे उन्होंने उस आखिरी शब्दों में लिखा था कि जो लेडी लिंक है ना उनकी एक अलग पहचान है, वो स्पिरिट कबीले से है यानी आत्मा कबीले से। तो वो कहती है क्या आत्मा कबीला। आगे हम लिंगी को देखते हैं जो कि अपनी छोटी नौकरानी के साथ होती है। उसकी छोटी नौकरानी
कहती है कि क्या आप महाराज से गुस्सा है? वो कहती है बिल्कुल नहीं, मुस्कुराती है। तो यहाँ पे वो नौकरानी कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है आप गुस्सा हैं क्योंकि आप कई दिनों से सैड है, मुस्कुराई भी नहीं है और महाराज भी कोल्ड कोल्ड रहते हैं, मतलब वो भी किसी से बात नहीं करते। जिसके बाद से हम देखते हैं वहाँ पे कुछ सैनिक आते हैं और कहते हैं कि हम आत्मा कबीले की लड़की को किडनैप करने के लिए आए, मतलब कैद करने के लिए आए हैं। तो नौकरानी कहती है कि मेरी महारानी को हाथ मत लगाना, लेकिन वो सैनिक तलवार चला देते हैं जिससे लिंगजी की थोड़ी सी बाल कट जाती है। आगे की सीन में हम महारानी डोवेगर को देखते हैं जो कि अपने बेटे से बात कर रही होती है, यानी सम्राट जो होते हैं वो उनसे विनती कर रहे होते हैं कि लिंगजी को छोड़ दो। महारानी कहती है कि बिल्कुल नहीं, लिंगजी अगर एक साधारण व्यक्ति होती तो मैं साथ छोड़ भी देती और आप हर बार उनके लिए घुटनों के बल पे आ जाते हैं, लेकिन आपको पता है क्या कि वो आत्मा कबीले की लड़की है? वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, और वो आत्मा कबीले की हो या कहीं की, वो मैं बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो महारानी कहती है अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक शर्त है, एक काम करो, जाके घोषणा कर दो कि तुम उसके साथ रहना चाहते हो क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा बीमार हो, तुम ये राजपाट छोड़ के जा रहे हो और तुम उसके साथ यहाँ से चले जाओ, अपना सुखी से जीवन जियो। वो कहता है क्या आपके कहने का मतलब ये है कि मैं लिंगजी के साथ रहने के लिए अपने राज्य को छोड़ दूं और अपना जो सिंहासन है उसे त्याग दूं? तो मैं कहती है हाँ बिल्कुल, तुम्हें ऐसा ही करना होगा। आगे हम लेडी लिंग को देखते हैं जो कि जेल में होती है और बैठे बैठे सोच रही होती है कि महारानी ने मुझे जिंदा इस जेल में रखा है, इसका मतलब यह है कि वो महाराज को यानी सम्राट को धमकाना चाहती है। और वैसे सम्राट क्या करेंगे, क्या वो मेरा चुनाव करेंगे या राजगद्दी चुनेंगे, ये सब सोच रही होती है। तभी वहाँ पे महारानी का हिजड़ा आता है, प्रिय हिजड़ा, और वो आता है कहता है कि लेडी लिंग टाइम हो गया है, आप आइए अपने आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, हम आपको लेकर चलेंगे। जिसके बाद से लेडी लिंग बाहर आती हैं और उनके हाथ में जो पट्टी पड़ी होती है उस पट्टी से लेकर अपने आंखों को बांध लेती हैं। जिसके बाद से ये जो हिजड़ा होता है उन्हें लेकर आंगन की ओर जा रहा होता है और लेडी लिंग सोच रही होती है कि आखिर ऐसा लगता है कि महाराज ने शायद मुझे छोड़ दिया है और उसने राजगद्दी का चुनाव कर लिया है। जिसके बाद से इन्हें एक जगह पे ले जाया जाता है और लेडी लिंग जो होती है यहाँ पे अपनी आंखों को खोलती है तो सामने सम्राट को पाती हैं। सम्राट जो होते हैं वो हाथ में एक लालटेन लेकर खड़े होते हैं। लेडी लिंग उनके पास जाती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने ये सब कैसे किया? वो कहते हैं कि मैंने माँ से बात कर लिया है और अब वो तुम्हें रिहा कर देंगी। तो महारानी कहती है, मतलब लेडी लिंग कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहती है कि हाँ, क्योंकि मैंने राजगद्दी के बदले में तुम्हें मांग लिया है। मैंने एक बार अपने परिवार को खो दिया है लेकिन तुम्हारा अपने परिवार को नहीं खो सकता। लेडी लिंग कहती है ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? तो उन्हें अपने करीब खींच के किस करने लगते हैं। लेडी लिंग भी रोक नहीं पाती और वो भी इस किस को एंजॉय करती हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और एक प्यारा सा सॉन्ग बज रहा होता है जो कि ये चाइनीज सॉन्ग होता है, जिस सॉन्ग के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, मतलब हाँ नहीं मालूम ये चाइनीज क्या मालूम होगा। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जो लेडी लिंग होती है ना वो सम्राट से दूर होती हैं और सम्राट उन्हें विदाई देते हैं, कहते हैं कि अब आप यहाँ से जा सकती हैं। लेडी लिंग सम्राट को छोड़कर वहाँ से जाने लगती हैं। यहाँ पे उनका जो यंश होता है महारानी का वो उन्हें लेकर जा रहा होता है, कहता है कि अभी आपको महारानी के पास चलना होगा क्योंकि आप अभी भी कैदी हैं और आपको जल्दी जब महाराज अपना राजगद्दी छोड़ देंगे तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। जिसके बाद से लेडी लिंग जो होती है वहाँ से महारानी से मिलने के लिए चली जाती है। लेडी लिंग जेहुआ हाल आती है महारानी से मिलने के लिए। यहाँ बाहर में बहुत सारे मंत्री बैठे होते हैं, सभी लोग इस बात का विरोध कर रहे होते हैं कि महाराज ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक मामूली सी नौकरानी के लिए उन्होंने राज्य को छोड़ दिया, ये तो बहुत गलत बात है, उन्होंने राजगद्दी छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिसके बाद से हम लेडी लिंग को देखते हैं जो कि अंदर कमरे में जाती है और महारानी से मिलती है। महारानी कहती है कि 6 सालों से वो राजगद्दी पे बैठा हुआ था, मुझे लगा था कि वो राजगद्दी हड़प ही लेगा, लेकिन अच्छा हुआ, मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए कि तुम्हारी वजह से वो राजगद्दी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जिसकी वजह से लेडी लिंग कहती हैं कि महारानी आप और वो दोनों राजसी खून है, लेकिन आपको पता है वो आपसे बहुत ही ज्यादा अलग है, वो अपने लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके अंदर भावनाएं हैं। चाहे उसके पास राजगद्दी हो या ना हो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा उसके साथ ही रहूंगी, चाहे वो कहीं का राजा हो या फिर एक साधारण सा व्यक्ति। हम देखते हैं कि यहाँ पे हिजड़ा आता है, यूनचर एक लेटर लेकर आता है, कहता है कि महारानी क्या आदेश है, मैं ये लेटर पढ़ सकता हूँ? महारानी कहती है कि ठीक है। जिसके बाद से जो यूंच होता है वो पढ़ना शुरू करता है और कहता है कि महाराज के आदेश अनुसार उन्होंने कहा है। तो महारानी इशारा करती है हाँ बोलो। तो वो कहता है कि उन्होंने कहा है कि वो एक मामूली सी लड़की के लिए, मामूली सी नौकरानी के लिए अपने राजगद्दी को और अपने लोगों को नहीं छोड़ सकते, इसीलिए उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो लेडी लिंग को तलाक देंगे और यहाँ से निर्जली महल में भेज देंगे। जिसके बाद से वो अपने राज्य के कामों को संभालेंगे और राज्य के लोगों को संभालेंगे, उन लोगों पे ध्यान देंगे। सभी मंत्रीगण बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और प्रणाम करने लगते हैं, कहते हैं कि महाराज बहुत ही ज्यादा समझदार है और उन्होंने एक अच्छा काम किया है। जिसके बाद से महारानी को देखते हैं, वो कहती है कि हाँ तुम्हें लगा था कि वो तुम्हें चुनेगा? वो कहती है कि नहीं, वो ऐसा झूठ कैसे बोल सकता है, उसने मुझसे कहा था कि उसने मुझे चुना है, वो ऐसे कैसे झूठ बोल सकता है, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, क्या वो सब दिखावा था? महारानी हंसती है, मुस्कुराती है, कहती है कि वो तो खेल खेल गया, मतलब उसने पहले ये बताया कि वो तुम्हें चुनता है, लेकिन देखो आखिरकार उसने राज्य को नहीं छोड़ा। तुम्हें पता है ये जो महल है ना वो हृदयहीन लोगों का महल है, इसमें प्यार व्यार के लिए कोई जगह ही नहीं है, यहाँ पे कोई कितना भी किसी से प्यार करे लेकिन आखिरकार जीतती तो सत्ता ही है, जो सत्ता में रहता है वही जीतता है। जिसके बाद से हम महाराज को देखते हैं जो एक हेल्पिन को देख रहे होते हैं जो कि लेडी लिंग का होता है और यहाँ पे जो उनका नौकर होता है वो कहता है कि महाराज हमने लेडी लिंग को इस बार मतलब इस्तेमाल किया है, आगे हमें क्या करना होगा? वो
वो कहते हैं कि मैं किसी बात के लिए पछता नहीं रही हूँ, मैं किसी बात के लिए पछता नहीं रहा हूँ। मैंने अपने राज्य को चुना है और महारानी को सबक सिखाया है, क्योंकि इस समय राज्य के सभी मंत्रीगण जो है वो मेरा साथ देंगे, क्योंकि मैंने एक उस लड़की को छोड़कर, मतलब सब कुछ छोड़कर मैंने अपने राज्य को चुना है और राज्य के लोगों के बारे में सोचा है। जिसके बाद से हम महाराज को देखते हैं जो कि अपने कोर्ट में होते हैं, मतलब यहाँ पे इनके जो मंत्रीगण होते हैं वो बता रहे होते हैं कि बगल वाले क्षेत्र में बारिश नहीं आई है और यहाँ पे जो है इस समय बहुत ही ज़्यादा भयंकर स्वरूप है, हमें क्या करना चाहिए क्योंकि अनाज भी नहीं उग रहे हैं। महाराज कहते हैं ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी अन्य भंडार को खोलने का आदेश दूंगा। इसके बाद से मैं बारिश के लिए एक समारोह रखूंगा कि उसमें बारिश होने के लिए प्रार्थना की जाए। जिसके बाद से हम महारानी को देखते हैं, वो कहती हैं कि मैं आपके लिए एक पत्नी को लेकर आई हूँ और मैं इसे चुनती हूँ, ये आपके साथ बारिश की पूजा में साथ रहेगी। यहाँ पे सभी मंत्रीगण आपस में बात करते हैं कि लेडी रिंग जिंदा कैसे हो सकती हैं, इन्हें तो फांसी की सजा देने की आदेश आई थी। जिसके बाद से महारानी कहती है ये आपकी प्रिय पत्नी है, इन्हें मैंने ही चुना था, तो क्या आप इसके लिए मना करेंगे? तो महाराज कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं अगर ऐसा चाहती हैं तो मैं लेडी लिंग जी के साथ पूजा करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद से लेडी लिंग कहती हैं कि महाराज मैं आपकी प्रिय पत्नी हुआ करती थी और क्योंकि महारानी ने मुझे चुना है तो आप मुझे अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहना है आपका, क्या मैं आपके साथ पूजा में बैठ सकती हूँ? तो महाराज कहते हैं हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आगे हम लेडी लिंग को देखते हैं जो कि एक जगह पे खड़ी होती है, तभी वहाँ पे महाराज आते हैं और कहते हैं कि मैंने आपको चुना था और आप अपना रक्षा कर सकती हैं कैसे भी। वो कहती है कि हाँ महाराज, और महाराज मुझे आपसे कुछ पूछना है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक नौकर आता है, कहता है कि महारानी के द्वारा भेजा गया है और जो पूजा होने वाला है उसमें आप दोनों के बाल लगेंगे। ये दोनों लोग अपना बाल काटने से पहले महारानी पूछती है कि महाराज मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या इतने समय में जब आप मेरे साथ थे क्या आपने कभी मुझसे प्यार किया? महाराज कहते हैं नहीं, मैंने आपसे कभी भी प्यार नहीं किया। महारानी कहती है वो अच्छी बात है कि आपने मुझे बता दिया। जिसके बाद से ये दोनों लोग अपने बाल का एक एक टुकड़ा काट के दे देते हैं और वो जो नौकर होता है वहाँ से बाल का टुकड़ा लेकर चला जाता है। महाराज भी वहाँ से चले जाते हैं और लेडी लिंग जाने लगती है तो सोचती है कि कैसे उन्होंने महारानी से अपने मौत के लिए भीख मांगी थी कि प्लीज मुझे जान से मत मारिए। महारानी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो बता, तो मेरे लिए क्या कर सकती हो? लेडी लिंग ने कहा था कि आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। महारानी कहती है ठीक है, तो फिर ये जो पूजा होने वाली है उस पूजा में तुम मतलब महाराज को जो सम्राट है उन्हें जान से मार डालोगी। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। महारानी कहती है कि जब तुम उन्हें जान से मार डालोगी जिसके बाद से तुम विधवा हो जाओगी और मैं तुम्हें अपनी सेना अधिकारी बना लूंगी। वो कहती है कि महारानी आपको मुझे जिंदा छोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके बाद से सीन यहाँ से कट होता है। आगे की सीन में हम देखते हैं, आगे का सीन दूसरे दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे मंत्री अंदर पूजा में जाने के लिए कह रहे होते हैं कि हमें अंदर जाना है, अंदर जाने दो। तो यहाँ पे जो सैनिक होता है वो बताता है कि महारानी ने अंदर जाने से मना किया है क्योंकि अंदर जो घनिष्ठ पूजा चल रही है उसमें सभी लोग नहीं जा सकते। जिसकी वजह से हम महारानी को देखते हैं, उनका यूंच जो होता है वो उनसे कहता है महारानी सारी सेना की शक्ति आपके हाथ में है, तो आप क्यों नहीं उसको यानी अपने बेटे को मार डालती हैं और उसके बाद से आप महारानी बन जाएंगी? वो कहती है बिल्कुल नहीं, अगर मैं उसे मारूंगी तो मेरे ऊपर ये आरोप लगाया जाएगा कि मैंने अपने बेटे को मार दिया एक सिंहासन के लालच में, तो मैं एक अच्छी महारानी नहीं बन पाऊंगी ना। और अगर उसकी पत्नी उसे जान से मारेगी तो ऐसा लगेगा कि उसका बेटा जो था वही बेकार था, इसीलिए उसे जान से मारा गया और इसमें मेरा कोई दोष नहीं आएगा और मैं फिर एक अच्छी महारानी बन सकती हूँ, मतलब आराम से महारानी बन जाऊंगी, मेरे ऊपर कोई दाग वाग नहीं होगा। जिसके बाद से जो उनका यूज होता है वो समझ जाता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि जो महाराज होते हैं लेडी लिंग के साथ पूजा पाठ करने वाला जो होता है पत्र वत्र लिख रहे होते हैं, उसके बाद से अपने अपने बाल वहाँ पे रख देते हैं। दोनों लोग आकर प्रणाम करने जाते हैं तो देखते हैं कि सामने एक जो आदमी होता है वो छुप के इन लोगों को देख रहा होता है। यहाँ पे जो महाराज होते हैं वो प्रणाम करते हुए महारानी यानी लेडी लिंग से बात कर रहे होते हैं कि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे बिछाए जाल में ये लोग फंस रहे हैं। तो महारानी कहती है कि अभी तुम पूजा पे ध्यान दो। वो कहते हैं कि हाँ मैं पूजा पे ध्यान तो दूंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद तभी हम देखते हैं कि जो लेडी लिंग होती है वो चाकू उठाती हैं और महाराज के ऊपर हमला कर देती है। महाराज कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार डालोगी? और हमले में महाराज जीत जाते हैं, उनके गले पे चाकू रख देते हैं। कहते हैं कि तुम बस एक खूबसूरत सी महिला हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर किसी को सेड्यूस कर सकती हो, तुम्हें तो बस मर्दों को खुश रखना चाहिए, खुश करने आना चाहिए, तुम ऐसी वैसी छोटी मोटी चालें क्यों चलती रहती हो? तो यहाँ पे महारानी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी जीत गए, तुम्हारी मौत नहीं होगी? तभी हम देखते हैं कि दूर से बैंगजियांग जो होते हैं वो अपनी शक्तियों से हमला करते हैं और उनका एक तेज धारदार चाकू जैसा चीज आता है और वो महाराज को आके लग जाता है, मतलब महाराज को जान से मार देते हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं लेडी लिंग के चेहरे पे खून का छींटा आता है और लेडी लिंग कहती हैं कि हाँ तुम्हें क्या लगा था कि तुम ऐसे जीवित रह जाओगे, जिंदगी भर तुमने मुझसे प्यार नहीं किया और देखो आज मैंने अपना बदला चुका लिया। महाराज उसके नाक से जो खून होता है वो पोंछते हैं और कहते हैं कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ऐसा लगता है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की तरह हैं। जिसके बाद से महाराज जो होते हैं वो उनके गोद में ही दम तोड़ देते हैं यानी मर जाते हैं। लेडी लिंग उन्हें दूर फेंक देती है, मतलब गिरा देती है। जिसके बाद से हम देखते हैं सैनिक जो छुपकर सुन रहा होता है वो आता है और महारानी से आकर बताता है कि महाराज को यानी सम्राट को मार दिया गया है। जिसके बाद से महारानी कहते हैं ठीक है सैनिकों के साथ जाओ, उसके लाश को उठाकर फेंक दो, मतलब उसके लाश से छुटकारा पाओ। जिसके बाद से सारे सैनिक वहां से निकल जाते हैं और हम देखते हैं अंदर से लेडी लिंग बाहर आ रही होती है। लेडी लिंग बाहर आती है और महारानी के पास जाती है। महाराज अपने हिंजड़ के साथ खड़ी होती हैं और उन्हें एक लेटर देते हुए कहती है कि ये लीजिए, मेरे किए गए वादे के मुताबिक अब जब मैं महारानी बन जाऊंगी यानी रानी बन जाऊंगी तो आप मेरी प्रथम महिला होंगी जो कि रक्षक बनेंगी, मतलब
क्या बोलते हैं सेनापति बनेगी। वो कहती है कि जी जैसी अब किया गया महारानी, और वहाँ से महारानी जाने लगती है अपनी यूज के साथ और कहती है कि सब जगह शोर मचा दो कि अपनी मतलब लेडी लिंग ने अपने पति को जान से मार दिया, और जिस दिन मैं महारानी बनूंगी उसी दिन लेडी लिंग को जान से मार डालूंगी, मतलब उसे फांसी पे चढ़ा दूंगी। यहाँ से जाने लगती हैं तो लेडी लिंग कहती है कि महारानी आपने सुना नहीं, मैं आपसे ये सब नहीं चाहती थी, मैं तो आपसे इनाम पाना चाहती थी क्योंकि मैंने महाराज की जान बचा ली है। तो महारानी कहती है क्या कहने का मतलब है तुम्हारा। तभी हम देखते हैं कि अंदर से सम्राट आ रहे होते हैं और उनके साथ स्नोकिंग भी होते हैं। महारानी कहती है कि सम्राट तुम जिंदा कैसे हो सकते हो और स्नोकिंग तुम दोनों मिले हुए हो, जिसके बाद से हमें बताया जाता है कि महाराज और लेडी लिंग इन दोनों ने मिलकर ये खेल खेला था। इन दोनों ने अपने प्यार को नफरत में बदल लिया जानबूझकर, यानी महारानी को दिखाने के लिए ये लोग सब कुछ नाटक कर रहे थे और शुरू से अभी तक जो कुछ भी था सब कुछ नाटक था। यहाँ पे हम देखते हैं कि महाराज की मृत्यु हो चुकी होती है, लेकिन स्नोकिंग जब अंदर आते हैं सारे सैनिक महाराज का लाश को ठिकाने लगाने आते हैं, तो जो स्नोकिंग होते हैं वो सैनिकों को मार डालते हैं, मतलब सबको मार डालते हैं और महाराज जीवित होते हैं। महाराज को लेकर बाहर आया जाता है, जिसके बाद से महारानी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब एक खेल नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने जो भी चाल चले हैं जो भी प्लान किया है वो सब ऐसे विफल नहीं हो सकता। और कहती है कि सैनिकों जल्दी आओ और इसको कैद कर लो। जिसके बाद से हम देखते हैं वहाँ पे कोई भी सैनिक नहीं आ रहा होता है, तो महाराज कहते हैं मुझे डर है कि आपका कोई भी सैनिक नहीं आएगा और आपने ये जो कबूलनामा दिया है लेडी लिंग को कि आप उसे अपना सेनापति बनाने जा रही हैं और आपके वो सैनिक जिनकी लाश पड़ी हुई है, इससे ये साबित होता है कि आपने मुझे मारने की कोशिश की है। और हम देखते हैं कि अंदर ढेर सारे सैनिकों के साथ आती हैं लेडी हुआंग और महाराज के जो मतलब महाराज के जो अंगरक्षक होते हैं वो। इसे देखकर महारानी तो बिल्कुल पूरी तरीके से हताश हो जाती है कि मेरा प्लान तो मेरे पे ही भारी पड़ गया। महाराज कहते हैं कि आपका प्लान सबके सामने आ चुका है और आपको जाकर सच्चाई मतलब सबके सामने कबूल करना होगा कि आप मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही थी। महारानी कहती है बिल्कुल नहीं, मैंने जो भी प्लान बनाया जो भी योजना किया है वो सब ऐसे सबके सामने नहीं आ सकता और मैं कभी हार नहीं मानूंगी। महाराज कहते हैं कि आपने उस वक्त क्या किया था, मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने मरवा दिया किसी व्यक्ति को भेजकर जिसने कि आत्मा कबीले की राजकुमारी का रूप धारण किया था, जिससे कि मुझे लगा कि आत्मा कबीले के लोग बुरे हैं और मैंने आत्मा कबीले के कोई लोगों को मार डाला। महारानी कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है। वो कहता है कि मुझे अच्छे से सब कुछ पता चल गया है। वैसे भी मेरी माँ उस वक्त आत्मा कबीले से मिलने के लिए गई थी ताकि मेरी और आत्मा कबीले की राजकुमारी शुरू की शादी तय करवा सके, लेकिन आपने वो सब कुछ क्या किया, मेरी माँ को जान से मार दिया और आपने ये सब कुछ खेल सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए रचा था। वो कहती है कि तुम लोग माना कबीले से हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हम देखते हैं कि आत्मा कबीले की जो राजकुमारी होती है यानी लिंग होती है उसे गुस्सा आता है, चाकू निकालती है, उसे मारने जाती है। महाराज कहते हैं कि तुम चुप करो, तुम उसे नहीं मार सकती क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं मर सकती, इसे तो हमें तड़पा के मारना है। ये अभी सच्चाई सबके सामने आएगा, सबके सामने ये कबूल करेगी कि इसने कितनी गलतियां की है, जिसके बाद से ये तड़प के मरेगी। हम देखते हैं कि माँ मुस्कुराती है और कहती है कि हाँ मैं इतनी आसानी से बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी। यहाँ पे जितने भी मंत्रीगण होते हैं उन लोगों के सामने महारानी की सच्चाई सामने आ गई होती है कि महारानी ने कितने सारे बुरे कर्म किए हैं। सभी लोग मांग कर रहे होते हैं कि महारानी को उनकी सीट से उतार दिया जाए और अब वो महारानी बनने के लायक नहीं है, उन्हें यहाँ से भगा दिया जाए। महारानी कहती है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, अब मैं तुम लोगों के सामने घुटने नहीं देखूंगी। जिसके बाद से वो अपना एक चाकू निकालती है और अपने सीने में भोंक लेती है, यानी अपने आप को जान से मार देती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। यहाँ पे महाराज तो देखते रह गए होते हैं कि आखिर ये सब क्या हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं कि महारानी जो होती है ना वो इन सब के सामने घुटने नहीं टेकती है, खुद को मार देती हैं। उनका जो यूंश होता है वो रोते रह जाता है कि महारानी महारानी, लेकिन अब क्या किया जा सकता है क्योंकि महारानी की मौत हो चुकी है। आगे की सीन में हम लेडी लिंग को देखते हैं जो कि कमरे में जाती हैं और वो देखती हैं कि जो महाराज यानी सम्राट जो है वो निश्चित रूप से सो रहे हैं, निश्चिंत होकर सो रहे हैं। उनके पास जाती हैं और उन्हें मतलब जो गद्दा वद्दा रजाई वजाई होती है उन्हें उठा रही होती है। महाराज कहते हैं कि अब तो सब कुछ सच्चाई सामने आ गई है ना, उन्हें अपने करीब खींचते, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है। तो लेडी लिंग कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। जिसके बाद से महाराज कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो जो लेडी लिंग होती है उनके करीब जाती है, उन्हें किस करती है, कहती है कि हाँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी। जिसके बाद से महाराज भी अपने करीब खींचते हैं, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। आगे हम महाराज को दरबार में देखते हैं जो कि स्टेशन से जाते हैं। यहाँ पे सभी मंत्रीगण जो होते हैं वो महाराज को प्रणाम करते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि आपने हम सबका साथ दिया। जिसके बाद से सभी मंत्रीगण महाराज से कहते हैं कि महाराज आपको बहुत बहुत बधाई कि इतनी सारी मुश्किलों के बाद आप एक राजा बन पाए और अब आप अच्छे से और सुख चैन से ये जिंदगी बिता सकते हैं और राज्य कर सकते हैं। जिस पर महाराज भी उन लोगों को बधाई देते हैं। आगे की सीन में हम लेडी लिंग को देखते हैं जो कि लेडी हुआंग के साथ होती हैं। लेडी हुआंग कहते हैं कि तुम इतने सालों से यहाँ पे थी और मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई कि तुम आत्मा कबीले की राजकुमारी हो। वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, अगर तुम पहचान लेती तो मैं जिंदा थोड़ी ना होती, तुमने तो मुझे जान से मार दिया होता। वो कहती है कि हाँ मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पीट कर मार डालती। जिसके बाद से लेडी लिंग कहती हैं कि देखो तुम भले ही एक सेनापति हो अपने कबीले की, लेकिन तुम मेरे बजाय मतलब मेरे अलावा कुछ नहीं हो, इस महल में मैं सब कुछ हूँ। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, क्यों ना चल के बाहर मुकाबला किया जाए। जिसके बाद से हम देखते हैं कि ये लोग शतरंज खेल रहे होते हैं और लेडी लिंग जो होती है वो जीत जाती हैं। लेडी हुआंग उसे कहती है कि चलो ये तलवार देखो, चलो हम लोग चल के बाहर मुकाबला करते हैं। जिसके बाद से सम्राट यहाँ पे आ जाता है, कहते हैं बिल्कुल नहीं, मेरी जो महारानी है यानी जो लेडी लिंग है वो बाहर तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। तो यहाँ पे जो लेडी हुआंग होती है वो कहती है कि महाराज आप कितना डरते हो, मतलब ये इतना भी ज्यादा वो नहीं है जितना आप समझते हो, ये बहुत ही ज्यादा मजबूत है। लेडी लिंग की तारीफ करती हैं।
हैं। तो यहाँ पे लेडी लिंग कहते हैं कि आप चिंता मत करो, हम दोनों अब दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हो चुके हैं। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं तुम्हें हर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लेडी हुआंग कहते हैं कि सम्राट आप अपनी तलवार ले लो, जिसकी वजह से वो वहाँ से जाने लगती है। कहती है कि अब मैं अपने कबीले का पुनर्निर्माण करूंगी और सब कुछ अच्छे से सबका ध्यान रखूंगी, जिसकी वजह से वो कहती है कि लेडी लिंग क्या आप हमारे कबीले में आना चाहेंगी। तो लेडी लिंग इससे पहले कुछ बोल पाती, महाराज उन्हें अपने करीब खींचते और कहते हैं नहीं, लेडी लिंग हमेशा मेरे साथ रहेंगी और इसके अलावा कोई बात नहीं है होगी। तो जिसके बाद से लेडी हुआंग होती है वो कहते हैं कि सम्राट आप लेडी लिंग को लेकर कितना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना चाहिए, उन्हें भी थोड़ा खुला छोड़िए। और वहाँ से निकल जाती हैं अपने कबीले के लिए। जिसके बाद से हम लेडी लिंग को देखते हैं जो कि सम्राट के साथ अच्छा समय बिताती है। आगे की सीन में लेडी लिंग एक जगह पे खड़ी होती है और सोच रही होती है कि क्या अब मैं हमेशा से मानव कबीले में ही रहूंगी, मेरे आत्मा कबीले का क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक नौकरानी आती है और बताती है कि स्नो किंग आपसे मिलना चाहते हैं। आगे हम स्नो किंग यानी बैंग जियांग को देखते हैं जो कि लेडी लिंग से मिलता है। और यहाँ पे लेडी लिंग उनके लिए चाय डाल रही होती है लेकिन बहुत ज्यादा गिरा देती है और फिर उसे पूछने लगती है, कहती है कि माफ करना मुझसे गलती हो गई। जिसके बाद से बैंग जियांग कहता है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ क्या तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगी। तो लेडी लिंग कहती है कि हाँ अभी अभी, क्योंकि महाराज को अभी अभी उनको एक अच्छा न्यू मिला है तो मुझे उनका साथ देना चाहिए। तो यहाँ पे जो बैंग जियांग होता है वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसकी सहायक बन के ही रहना चाहती हो, तुम आत्मा कबीले के बारे में नहीं सोचती, क्या तुम्हें यहाँ से जाना नहीं है? अगर हाँ तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें उसी क्षण यहाँ से ले चलूंगा। इतने में ही यहाँ पे सम्राट आ जाता है, कहते हैं कि बैंग जियांग तुम अभी भी मेरी स्त्री को चुराना नहीं छोड़ोगे है ना, तुम उसके सपने में भी उसका सपना देखना भी भूल जाओ, ठीक है, उसके पीछे मत पड़ो। और अगर तुम अभी यहाँ पे नहीं गया तो मैं एक भव्य समारोह रखूंगा तुम्हें यहाँ से वापस भेजने के लिए, तो तुम यहाँ पे चले जाओ, विदाई हो जाओ। जिसके बाद से जो बैंग जियांग होता है वो जाते जाते कह के जाता है कि महाराज अगर आप उसे बांध के रखेंगे तो याद रखिएगा वो एक दिन यहाँ से पक्षी की तरह उड़ जाएगी, तो उसे बांधने की कोशिश ना करो, वो जैसा चाहती है उसे वैसा करने दो। जिसके बाद से स्नो किंग तो यहाँ से चले जाते हैं और सम्राट कहते हैं लेडी लिंग से कि अगर ये ऐसा करता रहा ना तो मैं इसे एक दिन जान से मार डालूंगा। लेडी लिंग कहती है कि तुम पागल हो क्या, तब क्या तुम मुझे भी मार डालोगे? वो कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद से लेडी लिंग मजाक में उनके हाथ पे ठोकती है तो वो कहते हैं हाँ मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वो कहती है क्या सच में तुम्हारा दर्द अभी ठीक नहीं हुआ क्या तुम्हारा घाव? वो कहते हैं कि नहीं, कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ आज रात यहीं पे रुक जाऊँ और तुम मेरी सारी रात देखभाल करना। जिसके बाद से लेडी लिंग समझ जाती है और कहती है कि तुम नाटक कर रहे हो ना। वो कहते हैं कि हाँ, और जल्दी चलो, मैं तुम्हें किसी जगह ले जाना चाहता हूँ। और उन्हें आंगन में लेकर जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे पटाखे यानी क्रैकर्स चल रहे होते हैं। ये सब देखकर ये मतलब जो लेडी लिंग होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है ये तो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। लेडी लिंग कहती है कि आप मुझे ये सब क्यों दिखाना चाहते हो? तो महाराज कहते हैं कि देखो लेडी लिंग, मतलब देखो लिंग जी, हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, हमें महल में रहना होगा, लेकिन मैं तुम्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद से वो कहते हैं कि लिंग जी क्या तुम मेरी महारानी बनोगी? तो लिंग जी कहती है कि मुझे इसके बारे में सोचना होगा। महाराज कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर तुम इस महल में रहती हो तो मैं तुम्हें कभी इस बात के लिए वो नहीं करूँगा कि तुम मेरी महारानी ही बनो, और मैं तुम्हें कभी किसी बात के लिए मतलब जबरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम हाँ बोलो, क्योंकि अगर तुमने हाँ बोल दिया तो मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। जिसके बाद से लेडी लिंग कहती है कि हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, और जो महाराज होते हैं उन्हें अपने करीब खींचकर किस करने लगते हैं। हाँ तो ये दोनों जो होते हैं ना वो एक दूसरे को किस करते हैं और हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं, और महारानी से वादा करते हैं महाराज की मैं तुम्हें जीवन भर कभी भी धोखा नहीं दूंगा, मतलब हमेशा तुम ही मेरी महारानी रहोगी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। महारानी भी हाँ करती हैं। फिर ये दोनों दोबारा से किस करते हैं, मतलब हाँ यहाँ पे पटाखे वटाखे बज रहे होते हैं, जो मौसम होता है बहुत ज़्यादा सुहाना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। सीन यहाँ से कट होता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि लेडी लिंग एक जगह पे बैठी होती है, वो हैंकी पे शादी का कुछ लिख रही होती है, मंत्र वंत्र, मतलब इन लोगों की शादी का समय आ गया होता है। यहाँ पे एक लड़की मतलब उनकी नौकरानी दौड़ती हुई आती है, कहती है कि आपके लिए ये बॉक्स है जो कि लेडी हुआंग ने भेजा है, और उसने जरूर आपके लिए कोई तोहफा भेजा होगा, क्योंकि वो आपकी शादी में नहीं आने वाली है ना। तो वो उसमें देखती है तो उसमें सुरमई का फूल होता है, वो फूल देखकर खुश हो जाती है, कहती है कि ये तो मेरे आत्मा कबीले से है। जिसके बाद से वो लेटर पढ़ती है और लेटर में लिखा होता है कि लेडी लिंग, मैं तुम्हारे आत्मा कबीले से होकर गुजर रही थी तो मैं वहाँ पे गई, और वहाँ पे मैं कुछ ऐसे लोगों से मिली जो कि आत्मा कबीले के हैं, तो जल्दी से आत्मा कबीले में जाओ, उन लोगों से मिलो और हाँ वहाँ की रानी बन जाओ और अपने कबीले को पुनर्निर्माण करो। अब यहाँ पे सोचना यह है कि लेडी लिंग जो है वो शादी करेंगी महाराज के साथ, जीवन भर खुश रहेंगे, या फिर जाके आत्मा कबीले की महारानी बन के वहाँ पे अपने अपना आत्मा कबीलों को पुनर्निर्माण करेंगी। यही सस्पेंस के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है, मतलब पूरी स्टोरी खत्म हो गई। टाटा बाय बाय, टेक केयर, और हाँ कमेंट करना ना भूलना। नया ड्रामा कौन सा देखना चाहते हो? वैसे नया ड्रामा तो चल रहा है, अभी कमेंट ना ही करना, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो कमेंट कर देना। आपका कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार लगता है। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।